ये लगभग तय हो चुका था कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है और ये भी तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही पहली अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करेगा। लेकिन हुआ ये था इसमें कि 15 में से 12 समितियां चाहती थी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जो पहली लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा, उसमें पंडित नेहरू का नाम भी नहीं था। जब पंडित नेहरू और सरदार पटेल के नाम पर मतदान हुआ तो 15 में से 12 कमेटियां चाहती थीं कि सरदार पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और वही अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरदार पटेल की जगह पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया और वह इस आजाद मुल्क के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने वाले राजनेता बने। आज कहानी पंडित नेहरू की, उस पंडित नेहरू की जिनको कुछ लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, कुछ लोग उनकी तमाम नीतियों की आलोचना करते हैं, कुछ उनके दूरदर्शी विदेश नीति पर बात करते हैं, कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हैं। और आज के वर्तमान समय में भी पंडित नेहरू राजनीति के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष की चर्चा खूब होती है। असल में 77 सालों में, भारत की आजादी के इन 77 सालों में सिर्फ 14 लोगों को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला और उनमें से पंडित नेहरू एक ऐसे शख्स हैं जिन पर सबसे अधिक बातचीत होती है। और सबसे अधिक बातचीत इस बात पर होती है कि पंडित नेहरू आखिर प्रधानमंत्री बने कैसे। क्योंकि कांग्रेस ने सेंट्रल असेंबली का चुनाव जीत लिया था तो यह तय था कि अब जो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा। पिछले 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा कर रहे थे और इस बार भी वो चाहते थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े। लेकिन गांधी जी ने मन बना लिया था कि पंडित नेहरू को ही जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और वही अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। बाकायदा उन्होंने अबुल कलाम को एक खत लिखा और खत में कहा कि आप अब एक खत लिखिए जनता को और कह दीजिए कि अब आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, अब वो अध्यक्ष पद पर बने रहना नहीं चाहते। इतना साफ कर दिया गया था कि पंडित नेहरू को ही अब अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें समस्या ये थी कि जो 15 समितियां थी कांग्रेस की, उनके बीच में चुनाव होना था और चुनाव जब हुआ तो उसमें सरदार पटेल के साथ बहुमत आ गया। जेबी कृपलानी ने अपनी किताब गांधीज लाइफ एंड थॉट्स में लिखा है कि यह जानकर लोगों को आश्चर्य होगा कि जो पहली लिस्ट बनाई गई थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसमें पंडित नेहरू का नाम ही नहीं था। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पंडित नेहरू का नाम लिखो। लेकिन अब यहां दूसरी समस्या ये थी कि अगर सरदार पटेल चुनाव लड़ते तो पंडित नेहरू कभी चुनाव नहीं जीत पाते। इस बात पर जब यह बार बार ये पर्ची महात्मा गांधी के पास पहुंचती थी तो वो पर्ची जेबी कृपलानी को वापस कर देते हैं। जेबी कृपलानी समझ जाते हैं और वो एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ये लिखा जाता है कि सरदार पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो नाम वापस ले रहे हैं। ये पत्र जेबी कृपलानी लिखते हैं और सरदार पटेल को उस पर हस्ताक्षर करना होता है। पहली बार में तो पटेल मना कर देते हैं कि वो इस खत पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब गांधी जी की जिद उनको समझ में आ जाती है तो वो इस खत पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरीके से पंडित नेहरू कांग्रेस के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं और फिर वही भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करते हैं। लेकिन अब यहाँ अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि आखिर पंडित नेहरू को ही गांधी जी ने क्यों चुना। अगर निकटता की देखें तो सरदार पटेल भी उनके बहुत निकट थे, वो गांधी को बहुत प्रिय थे, गांधी उनको बहुत मानते थे। सरदार पटेल की भी जो है आस्था गांधी में बहुत थी। दोनों एक ही राज्य गुजरात से आते थे। इसके कई तर्क गढ़े जाते हैं, कई संभावनाएं बताई जाती हैं। प्रोफेसर चमन लाल जो इस पर कहते हैं, जो एक इतिहासकार हैं, उनका ये कहना था कि निकटता तो पटेल सी थी, लेकिन महात्मा गांधी को लगता था कि भारत एक बहुभाषी देश है, बहुधार्मिक देश है और शायद सरदार पटेल का झुकाव एक धर्म के प्रति ज्यादा है, इसलिए पंडित नेहरू इस स्थिति में ज्यादा उपयुक्त दिखाई पड़ते हैं। वहीं पंडित नेहरू की जो उम्र थी उस समय वो 56 साल थी, वहीं सरदार पटेल 71 साल के थे, तो एक उम्र भी कहीं ना कहीं बाधा दिखाई पड़ रही थी और सरदार पटेल का स्वास्थ्य भी खराब रहता था। और अगर आप ध्यान दें तो 15 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में सरदार पटेल ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और उस दिन उनका देहांत हो गया था। तो ये भी कहा जाता कि हाँ, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी शायद ये निर्णय लिया गया कि थोड़े से जवान, थोड़े से युवा पंडित नेहरू को देश की भागडोर सौंपी जाए।
इस पर हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार हैं दुर्गा दास, जो अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि महात्मा गांधी को लगता था कि पंडित नेहरू विदेश में पढ़े लिखे हैं, उन्हें विदेश नीति की बहुत अच्छी समझ है और इस समय देश जिस स्थिति में है पंडित नेहरू इसको बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पंडित नेहरू के आलोचक और महात्मा गांधी के आलोचक इस तर्क को बार बार कहते हैं कि सरदार पटेल भी बहुत पढ़े लिखे थे और सरदार पटेल को भी देश की बहुत अच्छी समझ थी। बल्कि ये भी कहा जाता है कि पंडित नेहरू अगर विदेश नीति के इतने जानकार थे तो फिर जो कश्मीर पर, जो चीन पर उनकी नीतियां रही थी, जिसकी आलोचना आज भी होती है, वो उनकी विदेश नीति को बहुत साफ साफ दिखाती है। सरदार पटेल भी जब बारडोली में जो 1928 में जो उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, उसके बाद वो पूरे देश में स्थापित हो चुके थे और लोगों के बीच में उनकी बहुत अच्छी समझ थी। लेकिन महात्मा गांधी को लगता था कि यह जो दोनों लोग हैं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, ये दो बैलों की जोड़ी हैं और ये लोग ही इस देश को चला सकते हैं और इसके लिए जरूरी है कि पंडित नेहरू के हाथ में सरकार सौंपी जाए और दूसरे नंबर पर जो है सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में काम करें। वहीं सुभाष कश्यप ने अपनी किताब में नेहरू को लेकर बहुत से दिलचस्प किस्से साझा किए हैं। पंडित नेहरू से जुड़ा मैंने एक किस्सा देखा कि वो बताते हैं कि सन 1950 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और पंडित नेहरू की मुलाकात होती है। तो विंस्टन चर्चिल उनसे पूछते हैं कि आपके मन में तो हमारे लिए बहुत घृणा होगी क्योंकि हमने आपके ऊपर बहुत टॉर्चर किया है, आपको जेल में रखा है। तो पंडित नेहरू जवाब देते हैं कि हम जिस व्यक्ति के अनुयायी रहे हैं, यानी कि महात्मा गांधी के, उन्होंने हमें दो ही चीजें सिखाई थी कि किसी से डरो मत और किसी के प्रति अपने अंदर नफरत मत रखो। उसके बाद से नेहरू को लेके कई सारी कहानियां, कई सारे किस्से कहे जाते हैं। एक कहानी तो ये है कि पंडित नेहरू ने 29 अप्रैल सन 1958 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह बात उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बता दी थी और यह उन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की है उसको भी साझा कर दी थी कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन काफी मान मनोबल हुआ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया और फिर से पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आगे चलता रहा। नेहरू को कुछ लोग आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पेश करते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत से आईआईटी, आईआईएम, कई विश्वविद्यालयों की स्थापना, भाखड़ नाकला बांध, रिहंद बांध, बोकारो इस्पात कारखाना जैसे तमाम सरकारी संस्थानों, सरकारी संयंत्रों की स्थापना में पंडित नेहरू का बहुत अहम योगदान रहा। उसके बाद जो उनकी विदेश नीति थी गुटनिरपेक्षता की, कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, भारत खुद तय करेगा कि वो किसके साथ कितना संबंध रखना चाहता है, वो किसी से मित्रता के चक्कर में किसी से दुश्मनी नहीं पालेगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की जो विदेश नीति है हमको आज भी दिखाई पड़ती है। अभी हमने देखा कि जब यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, जब अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम देशों पर दबाव बनाया कि आप रसिया से अपने ट्रेड डील को खत्म करके, यूके में काफी आलोचना शुरू हुई कि भारत काफी, तो भारत ने उस समय रशिया का साथ देना भी ठीक समझा, अमेरिका के साथ भी संबंध रखा और भारत की बहुत स्पष्ट एक लाइन में थी कि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं और हम अपने देश के हित में तय करेंगे कि हमें किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ संबंध नहीं रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंडित नेहरू की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है और आज भी हम उसकी बात को कहीं ना कहीं मानते हैं और अपनी विदेश नीति में उसकी झलक दिखाते रहते हैं। वहीं परमाणु ऊर्जा को लेकर पंडित नेहरू ने बहुत अच्छा काम किया था और सन 1948 में उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जिसे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कहा जाता है, उसे 1956 में चालू कर दिया। अब आप सोचिए कि हम उस समय चीन से भी आगे थे। सन 1956 में हमने अपना पहला परमाणु रिएक्टर बना लिया था और कुछ आलोचक इस बात को कहते हैं कि अगर पंडित नेहरू अगर थोड़ा सा अग्रेसिव होते और देश की नीति को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सजग होते तो हम परमाणु बम भी बना सकते थे। और अगर हमने 60 के दशक में अगर हमने परमाणु बम बना लिया होता तो सन 1962 में चीन कहीं से भी युद्ध करने की हिम्मत भारत के साथ नहीं दिखा पाता। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई उसके तमाम तर्क हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना से हर 5 साल में देश के एक एक हिस्से को हमने डेवलप किया और नए भारत और आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महती भूमिका पंचवर्षीय योजनाओं ने निभाई थी। आलोचक कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी 5 वर्ष के लिए भारी उद्योग पर काम करें फिर अपने छोटे सीमांत उद्योगों को भूल जाएं, कृषि को भूल जाएं, सर्विस को भूल जाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की
अपनी सफलता भी है, उसकी अपनी आलोचना भी है, लेकिन पंडित नेहरू को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने महती भूमिका निभाई थी। अब बात हम आलोचना पे कर लेते हैं। पंडित नेहरू की सिर्फ कहानियां, सफलताएं नहीं हैं, बल्कि उनकी आलोचनाएं भी बहुत हैं। एक आलोचना तो ये कही जाती है कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन उस समय पंडित नेहरू इस विभाजन का विरोध करते नहीं दिखते हैं। पंडित नेहरू बल्कि कन्विंस करते हुए दिखते हैं कि अब भारत का विभाजन हो जाना चाहिए, और भारत पाकिस्तान के विभाजन में तकरीबन 30 लाख हिंदू सिख मारे गए थे। तो जो विभाजन की विभीषिका है उसका एक आरोप पंडित नेहरू पर भी लगता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आलोचना है वो है कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की उनकी ऐतिहासिक भूल। असल में 22 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण करके 83,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में तकरीबन 50,000 हिंदू सिख भी हमारे मारे गए थे। जब भारत की सेना आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान को पीछे ढकेल रही थी, तभी अचानक पंडित नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा करके एक भयंकर भूल कर दी, और यह भयंकर भूल ऐतिहासिक भूल में तब बदल गई जब इस समस्या को लेकर वो यूनाइटेड नेशन में चले गए। और यूनाइटेड नेशन में जब ये समस्या गई तो पीओके का निर्माण हो गया, और हमारा वो हिस्सा जो हमारा था आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके के रूप में जाना जाता है। तीसरी जो ऐतिहासिक भूल प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर लगाई जाती है वो है धारा 370 को लागू करना। जब कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, अगर पंडित नेहरू ने जो धारा 370 लगाने की घोषणा की, जो उन्होंने धारा 370 कश्मीर में लगाई, जिससे कश्मीर और भारत के बीच में 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान, 2 ध्वज जैसे तमाम चीजें उत्पन्न हो गई, उसके लिए पंडित नेहरू की बहुत आलोचना की जाती है। एक बात और कही जाती है, इसका कोई दावा नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ लोग दावा करते हैं। सन 1952 में जो नेपाल के राजा थे विक्रम शाह, वो चाहते थे कि नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र है उसका विलय भारत में हो जाए, लेकिन पंडित नेहरू जो है इस बात को लेकर सहमत नहीं थे और वो नेपाल के विलय को लेकर तैयार नहीं होते हैं। पांचवी बात जो पंडित नेहरू की आलोचना में जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है वो है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता के अंतर्गत पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का भाग मान लिया, और जिस गुट निरपेक्षता के कह सकते हैं मुद्दे पर, या जिस गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर वो विदेश नीति बनाने की बात करते थे, ये उसका उल्लंघन था। अगर आप किसी गुट के नहीं थे तो फिर चीन के दबाव में आपने तिब्बत को उसका भाग क्यों मान लिया? और अगर आपने तिब्बत का भाग चीन के लिए जो है मान लिया था, तो फिर तिब्बत की निर्वासित सरकार को आपने शरण भी दिया, आपने दलाई लामा को शरण भी दिया। तो ये आपके कंट्राडिक्शन को दिखाता है। आपको तिब्बत को कभी भी चीन का भाग नहीं माना जाना चाहिए था। और आपको अगर ठीक याद हो तो जब चीन ने भारत पर सन 1962 में आक्रमण किया था, तो वो इसी रास्ते से जो है भारत पे आक्रमण किया था, और 14,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि आज भी चीन के पास कब्जे में है, जो हमारी हुआ करती थी। तो अगर हमने चीन को उसका हिस्सा नहीं माना होता और हमेशा तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखते, तो शायद ये परिस्थितियां नहीं आई होती। लेकिन ये बात भी सही है कि चीन से जो हार मिली थी, पंडित नेहरू उसके बाद टूट चुके थे, और 20 नवंबर सन 1962 को पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया था कि हम चीन के साथ युद्ध हार चुके हैं। सर्वपल्ली गोपाल की एक किताब है जवाहर नेहरू, एक बायोग्राफी, और उसमें वो लिखते हैं कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी, उन्होंने पंडित नेहरू की बड़ी आलोचना की थी, और उन्होंने माना था कि पंडित नेहरू की वजह से हमें चीन के साथ युद्ध में हार झेलनी पड़ी। और उस समय कांग्रेस के तमाम नेता भी इस बात को मानते थे कि पंडित नेहरू की वजह से हमें चीन की हार झेलनी पड़ी। और इस बात से पंडित नेहरू बहुत परेशान रहने लगे, और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उन्हें 1 साल के लिए कश्मीर जाना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ तो मिल गया, लेकिन मानसिक रूप से उस हार के बाद से पंडित नेहरू कभी उबर नहीं पाए। और 27 मई सन 1964 को दोपहर में 2 बजे वो बेहोश हुए, और बेहोशी के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, और पंडित नेहरू इस देश से विदा हो गए। उनका वो अंतिम दिन था, उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उन्होंने एक वसीयत बहुत पहले लिखी थी, उस वसीयत का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अब हम पंडित नेहरू की इस कहानी को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद
मेरा दाह संस्कार हो। और उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने उसमें लिखी कि मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाएं, इसमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और मुट्ठी भर को किसी एयरप्लेन से इस देश की हवा में बिखेर दिया जाए और वहां पे बिखेर दिया जाए जहां मेरा किसान मेहनत कर रहा है। ये पंडित नेहरू के आखिरी शब्द थे। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, दूरदर्शी थे, उनकी प्रशंसा भी होती है, उनकी आलोचना भी होती है। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक भूलें भी की, उन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। अब हमारी नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम दोनों को संभाल कर रखें। पंडित नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में याद रखें, पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए तमाम संस्थान, तमाम संयंत्रों को याद रखें। पंडित नेहरू से अगर कोई उस समय गलतियां हुई हैं, कोई आलोचना हुई है तो उसकी भी विवेचना करें, लेकिन पंडित नेहरू से नफरत करने की कोई भी बुनियाद मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। पंडित नेहरू के पक्ष हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं, उनकी प्रशंसा हो सकती है, उनकी आलोचना हो सकती है, लेकिन उनके लिए नफरत कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भारत के प्रधानमंत्रियों के तमाम किस्से हम आपके साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी प्रधानमंत्रियों की कहानी आपसे साझा की जाए। जो पिछले 77 सालों में जिन 14 प्रधानमंत्रियों ने इस पद को ग्रहण किया है, उनकी बातचीत आपके साथ की जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लोक।